Welcome back friends in another very important video tutorial from Unique Life Sciences and today we will study about the DNA packing। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीएनए पैकिंग। अब देखो डीएनए पैकिंग कैसे होती है और किस प्रकार से एक क्रोमोसोम का निर्माण होता है। जैसे कि आप सबको पता है लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में। वहां पर हमने बात की थी कि जब डीएनए पैक होता है तो सबसे पहली जो पैकिंग फेज आती है वो क्या होती है न्यूक्लियोसोम, और आप इसका डायग्राम यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो। देखो न्यूक्लियोसोम में मैंने क्या बताया था कि डीएनए क्या होता है, बहुत लंबा थ्रेड होता है और उसको एक छोटे से न्यूक्लियस में समाना होता है। तो वो क्या करता है, पैकिंग करता है। और पैकिंग करने के लिए हम क्या करते हैं कि पैकिंग करने के लिए मान लो कोई लंबी रस्सी है तो उसको पैकिंग करने के लिए हम किसी चीज पर लपेटेंगे, कोई भी लकड़ी पर लपेटेंगे या किसी पत्थर पर लपेट कर उसको छोटा कर देंगे, एक जगह गट्ठर बना देंगे उसका। तो इसी प्रकार से डीएनए को भी एक प्रोटीन पर लपेटकर उसको छोटा, उसकी साइज को कम किया जाता है और उसको कंसंट्रेट या कंडेंस किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं डीएनए पैकिंग। और डीएनए पैकिंग की जो प्रोसेस होती है उसकी फेज में सबसे पहली जो स्टेप होती है वो क्या होती है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में मैंने बताया था 4 प्रकार की प्रोटीन उसके ओक्टामर में होती है, यानी H2A, H2B, H3, H4। और ये 4 प्रोटीन क्या होती है, डबल होती है और 8 प्रोटीन का एक अष्टक बनाती है। उस अष्टक पर डीएनए का एक थ्रेड लिपटा होता है जिसकी लंबाई कितनी होती है 146 बेस पेयर। 146 बेस पेयर क्या होता है, ये डीएनए इस पर लिपटा होता है। अब 146 डीएनए इस पर लिपटा होता है और इस प्रकार के 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में एक H1 स्टोन प्रोटीन और पाई जाती है। वो स्टोन प्रोटीन 2 न्यूक्लियोसोम को आपस में कनेक्ट करती है। तो न्यूक्लियोसोम क्या है, एक स्टोन प्रोटीन का ओक्टामर है जिस पर डीएनए लिपटा होता है, जिसकी डीएनए की लंबाई कितनी है, एक न्यूक्लियोसोम पर लिपटे होगी 146 बेस पेयर। तो देखो इस प्रकार से क्या होता है, सबसे पहली फेज होती है वो न्यूक्लियोसोम कहलाती है। अब देखो आगे ये डीएनए किस प्रकार से और कंडेंस्ड होता है और किस प्रकार से एक क्रोमोसोम का निर्माण हो जाता है वो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। और इसकी मोटाई या इसकी जो साइज किस प्रकार से घटती जाती है। अब देखते हैं यहाँ पर मान लो हमारे पास एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए बिल्कुल खुला है जिस पर कोई भी प्रोटीन वगैरह नहीं है, बिल्कुल सीधा डीएनए जिसकी मोटाई हमें पता है। डीएनए का व्यास कितना होता है आपको मैंने बता चुका हूं लास्ट वीडियो लेक्चर्स में कि डीएनए के बारे में जब हमने स्टडी की थी कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में उसका व्यास कितना होता है, डायमीटर कितना होता है 2 नैनोमीटर। कितना होता है 2 नैनोमीटर, या एंगस्ट्रॉम में बोले तो 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो 2 नैनोमीटर का एक थ्रेड है। क्या है ये, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डीएसडीएनए जिसको हम बोल सकते हैं। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अब जब ये पैकिंग करता है तो फर्स्ट स्टेप मैंने बताया क्या होती है न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और उनको कनेक्ट कौन करता है, H1 प्रोटीन। न्यूक्लियोसोम के बारे में पहले बता चुका हूं, आप वो वीडियो लेक्चर जाकर देखिए, उसमें कंप्लीट मैंने डिटेल से बताया किस प्रकार से ये स्टोन प्रोटीन जुड़ी होती है। तो इस प्रकार से एक न्यूक्लियोसोम से दूसरा न्यूक्लियोसोम, तीसरा न्यूक्लियोसोम जुड़कर एक ही ऐसे जैसे मोतियों की माला जैसी संरचना बनाती है। अब देखो यहाँ पर 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में क्या है, H1 स्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन मैंने बताया था 4 प्रकार की स्टोन प्रोटीन तो अष्टक में होती है और एक 5वीं प्रकार की स्टोन यानी H1 जिसको हम लिंकर स्टोन भी बोलते हैं, वो 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में पाया जाता है। तो आप क्लियरली इस डायग्राम में देख सकते हो न्यूक्लियोसोम्स के बीच में क्या है, H1 लिंकेज स्टोन प्रोटीन है। तो इस प्रकार से ये स्टोन प्रोटीन पर लिपट कर डीएनए का थ्रेड एक मोटा धागा बनाता है, जिसकी हम मोटाई की बात करें तो इसकी मोटाई होती है 10 नैनोमीटर। कितनी होती है, 10 नैनोमीटर। और इस मॉडल को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। तो ये है न्यूक्लियोसोम मॉडल। इसके बारे में बताया था एक साइंटिस्ट थे कोर्नबर्ग। कोर्नबर्ग ने इसके बारे में बताया था कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है। अब इसके बाद में क्या करता है, डीएनए और भी ज्यादा कंडेंस होता है, और भी ज्यादा संघनित होता है और संघनित होकर क्या बना लेता है, इससे भी ज्यादा मोटा धागा बना लेता है। यानी एक धागा है, ये पतला धागा फिर मोटा होता जा रहा है, क्योंकि संघनित कर रहे हैं हम, किसी भी एक चीज को इकट्ठा करते हैं तो उसकी मोटाई बढ़ती जाएगी। उसी प्रकार से डीएनए की भी यहाँ पर 2 नैनोमीटर का डीएनए था, उस न्यूक्लियोसोम से 10 नैनोमीटर का न्यूक्लियोसोम बन गया। अब ये और भी ज्यादा संघनित होता है तो उससे और भी मोटा बन जाता है 30 नैनोमीटर का,
जिसको बोलते हैं सोलेनोइड। क्या बोलते हैं? सोलेनोइड। तो ये है डीएनए की पैकिंग का सोलेनोइड मॉडल। इसके बारे में भी काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी खोज की थी, इसके बारे में बताया था साइंटिस्ट ने, तो फिंच एंड क्लर्क ने इसके बारे में बताया था सोलेनोइड मॉडल के बारे में। तो पहले डीएसडीएनए, फिर न्यूक्लियोसोम के बाद में और संघनित होता है न्यूक्लियोसोम, तो क्या बनता है? 30 नैनोमीटर का एक फाइबर बनता है जिसको बोलते हैं सोलेनोइड। और एक्स्ट्रा चीज कुछ ही नहीं जुड़ती, सुबह से संघनित होता जाता है। अब इसके बाद में और संघनित होता है, और संघनित होकर किसका निर्माण कर लेता है? क्रोमेटिन का, जो कितना नैनोमीटर मोटा है? 300 नैनोमीटर मोटा है। 300 नैनोमीटर जिसकी मोटाई हो जाती है, और जिसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन आपको मैंने जब सेल साइकिल पढ़ाया था तब बताया होगा कि क्रोमेटिन किसमें पाया जाता है? सेल साइकिल की अवस्था की इंटरफेज अवस्था में। तो इंटरफेज अवस्था में हमें कोशिका इस प्रकार की दिखाई देती है, जिसमें कंप्लीट न्यूक्लियस दिखाई देता है, जिसमें हमें जालनुमा डीएनए दिखाई देता है। अभी जो जालनुमा डीएनए है वो क्या है? क्रोमेटिन। हमने वहां पर दो प्रकार के क्रोमेटिन पढ़े थे, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। तो वो क्रोमेटिन क्या है? ये इसकी डीएनए पैकिंग की तीसरी अवस्था है। फर्स्ट अवस्था है न्यूक्लियोसोम, दूसरी है सोलेनोइड, और तीसरी है क्रोमेटिन, जो 300 नैनोमीटर वाला फाइबर होता है, जो इंटरफेज में हमें दिखाई देती है। इंटरफेज में आप जो जाल देख रहे हो न्यूक्लियस में, वो एक्चुअली में क्रोमेटिन है, यानी है डीएनए लेकिन पैकिंग फॉर्म यानी कंडेंस्ड फॉर्म में है। अब क्या होता है? अब क्रोमेटिन जो है, अभी इंटरफेज में तो क्रोमेटिन के रूप में पाया जाता है। अब जैसे ही सेल साइकिल की माइटोसिस आती है, माइटोटिक फेज आती है, तो क्या होता है? आपको पता है प्रोफेज फर्स्ट की लेट फेज में क्या होता है? धीरे धीरे ये क्या होने लगता है? इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समाप्त होने लगती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे ही समाप्त होती है तो वहां पर हमें क्या दिखाई देने लग जाते हैं? छोटे छोटे क्रोमोजोम दिखाई देने लग जाते हैं, और भी छोटे और मोटे क्रोमोजोम दिखाई देने लगते हैं। तो ये क्या करता है? जो क्रोमेटिन, जो जाल के रूप में क्रोमेटिन दिखाई दे रहा था, वो जाल और ज्यादा संघनित होकर छोटे छोटे साइज में, लेकिन मोटाई ज्यादा हो जाती है इनकी, तो और भी ज्यादा संघनित होता है। और इसके साथ जब संघनित होता है तो वाटर का लॉस भी करता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है क्रोमेटिन उसका लॉस कर देता है, और वाटर का लॉस करके किसका निर्माण करता है? क्रोमेटिड का। किसका निर्माण करता है? क्रोमेटिड का। तो ये एक क्रोमेटिड का निर्माण कर लिया। और इस क्रोमेटिड की यदि हम मोटाई की बात करें, यदि इसके व्यास की बात करें, तो इसका व्यास होता है 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर। तो क्रोमेटिन से क्या बन गया? क्रोमेटिड बन गया। क्रोमेटिड क्या होता है? यहां पर ये अर्ध गुणसूत्र का कार्य करता है। एक अर्ध गुणसूत्र यानी एक क्रोमोजोम का आधा भाग क्या कहलाता है? क्रोमेटिड कहलाता है, हम बोल सकते हैं। और क्रोमेटिड यदि हम पैकिंग की अवस्था देखें तो कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था। फर्स्ट अवस्था कौन सी थी पैकिंग की, डीएनए पैकिंग की? न्यूक्लियोसोम। फिर दूसरी थी सोलेनोइड, तीसरी थी क्रोमेटिन, चौथी है क्रोमेटिड। यहाँ पर क्रोमेटिन और क्रोमेटिड में थोड़ा अंतर है, तो चौथी अवस्था है क्रोमेटिड। अब ये सबसे ज्यादा संघनित यानी कंडेंस्ड फॉर्म है डीएनए की, इससे ज्यादा कंडेंस्ड कभी नहीं होता। तो आपको डायरेक्ट कोई ऐसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा कंडेंस्ड अवस्था कौन सी है, तो क्या बताओगे? क्रोमेटिड है। अब ये क्रोमेटिड तो बन गया, लेकिन क्रोमोजोम किस प्रकार से बनता है? तो मैंने बताया ये क्रोमेटिड है, वो एक अर्ध गुणसूत्र का कार्य करता है। हमें पता है एक समजात अवस्था में डुप्लीकेट गुणसूत्र पाया जाता है, अर्ध गुणसूत्र जो होमोजाइगस होता है। तो समजात गुणसूत्र आकर क्या करते हैं? एक दूसरे से जुड़ते हैं, अर्ध गुणसूत्र। तो इसी प्रकार का जिस पर सेम टाइप के जीन है, वो क्रोमोजोम यानी क्रोमेटिड आकर क्या कर जाता है? बीच से आकर जुड़ जाता है, सेंट्रोमियर से आकर जुड़ जाता है। दो ये क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड है, दोनों क्रोमेटिड, दो अलग अलग क्रोमेटिड आकर क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से बीच से जुड़ जाते हैं, बीच के सेंटर से जुड़ जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर पर आकर जुड़ जाते हैं। अब यदि दोनों क्रोमेटिड की मोटाई कितनी हो जाएगी? एक की कितनी है? 700 नैनोमीटर, तो दोनों की कितनी हो जाएगी? 1400 नैनोमीटर, 1400 नैनोमीटर। और इस कंप्लीट को क्या बोलेंगे? क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र। क्या बोलेंगे? क्रोमोजोम। तो इस प्रकार से क्या होता है? क्रोमेटिड से लास्ट में क्रोमोजोम बन जाता है। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर कंडेंसेशन नहीं हो रहा है। यहां पर डीएनए तो उतनी कंडेंस फॉर्म में है जितना क्रोमेटिड में था, यहां पर तो सिर्फ दो क्रोमेटिड आकर जुड़े हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि क्रोमेटिड
ये सॉरी, जबकि सबसे संघनित अवस्था कौन सी है डीएनए की, तो क्या बताओगे, क्रोमेटिड, न कि क्रोमोजोम। क्रोमोजोम में तो दो क्रोमेटिड आकर आपस में सिर्फ सेंट्रोमियर पर जुड़ते हैं, जिसकी मोटाई 1400 नैनोमीटर होती है। और ये क्रोमोजोम क्या हो जाते हैं, ये माइटोटिक फेज में हमें इस प्रकार के क्रोमोजोम दिखाई देने लगते हैं, जो मेटाफेज में जाकर अरेंज हो जाते हैं और फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से एक कोशिका का विभाजन होता है। लेकिन इंटरफेज में हमें जो डीएनए दिखाई देता है वो कौन सा होता है, क्रोमेटिन, जिसकी मोटाई होती है 300 नैनोमीटर। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था वो पैकिंग फॉर्म में होते हैं, न्यूक्लियोसोम से सोलेनोइड, सोलेनोइड से क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से क्रोमेटिड और क्रोमेटिड से क्रोमोजोम। और इस प्रकार से क्या हो जाता है, पूरे डीएनए की पैकिंग हो जाती है गुणसूत्रों के रूप में, और एक विशेष संख्या बनाते हैं। जैसे हमें पता है हमारे ह्यूमन में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि हैप्लॉइड की बात करें तो 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये न्यूक्लियोसोम मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में अच्छी तरह से समझा है, वो वीडियो लेक्चर आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हो। तो ये था डीएनए की पैकिंग। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय।